हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है जो हमारा चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स का, जो सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग 8 लेक्चर लगा चुके हैं। कितने लेक्चर? 8 लेक्चर लगा चुके हैं। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड जो फैक्ट है, और वो सारे फैक्ट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं कि राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। सबसे पहले यदि हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहले कुछ फैक्ट देखते हैं जो एक्सेप्शन भी हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए कि जैसे कि आपको पता होता है कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अभी मैंने आपको आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में जब डिफरेंस पढ़ाया था इस चैप्टर के जस्ट पहले, तो मैंने क्या बोला था कि आरएनए हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर आप देखें तो जो रियो वायरस होता है, वह यहां पर जो आप आरएनए देखेंगे बच्चों, वो जो आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स का बना होगा। यस, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है कि कौन सा वायरस है जिसमें आपको जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। क्लियर है? तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सेकंड फैक्ट क्या कहता है, अब आप देखिए कि जनरली अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पर आपको डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा। ऑर्गेनिज्म का कह लीजिए, वो वायरस कह लीजिए। जैसे आप देखिए 5x174 बैक्टीरियोफेज। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। यस, तो 5x174 बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसमें आपको जो डीएनए है वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा। यस, और अगर आप इसके न्यूक्लियोटाइड्स पे जाएंगे, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का जो 5x174 बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका डीएनए बना होता है। और कैसा होता है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें आपको जो बेस पेयर मिलते हैं वो 48,502 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। किसमें? गामा बैक्टीरियोफेज में। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए में कि क्यों आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों बाद में ये प्रॉपर हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बन पाया। तो इसका अगर एक मेन रीजन आप देखेंगे तो आप देखिए कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, एवरी न्यूक्लियोटाइड्स में आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे, 2 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे आरएनए में, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर ऑफ डीएनए। यस, और ये जो ग्रुप है ये मेक्स बनाते हैं आरएनए को ज्यादा लबाइल बना देते हैं, और ये बहुत आसानी से डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेडेबल हो जाता है। और जो आरएनए है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कैटालिटिक जो फंक्शन होता है, सो इट इज मोर रिएक्टिव। सो डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए इतना ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं, और इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से आरएनए आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत आसानी से डिग्रेड हो जाता है। यस, जबकि डीएनए में क्या है, ऐसा नहीं है। पता है ना आपको, इसी वजह से डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। यस, स्टेबिलिटी उस पर ज्यादा है, रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। और एक रीजन मैंने और आपको बताया था कि जहां डीएनए सुपरफाइल्ड होता है, वहीं आरएनए में ऐसा नहीं है। इस वजह से भी जो आरएनए है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और बहुत आसानी से डिग्रेड हो सकता है। अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप डीएनए के बारे में आप जानते हैं कि चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको डीएनए में ही स्टोरेज मिलेगी। यस, लेकिन बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। लेकिन अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना हो, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड है डीएनए में, अगर उसको डीकोड करना हो तो आपको पता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है,
किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है या कह लीजिए जो आरएनए है वो ज्यादा बेहतर होते हैं किसके लिए? अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना है एक सेल के अंदर। अगर डीएनए में जो भी जेनेटिक कोड होता है किसके लिए होता है? पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो वो जो प्रोटीन की जो इनकोडिंग होती है जो डीएनए में पड़ी रहती है वो डिकोड कौन कराता है? मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आता है। क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। इसलिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नेचर में सबसे पहले बेटा आरएनए आया है और आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहले डीएनए आया या आरएनए आया, तो पहले आरएनए इवॉल्व हुआ है, आरएनए से फिर डीएनए इवॉल्व हुआ है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि कुछ वायरस में जो आरएनए है आज भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वहां पर वो कंटेन करता है। बात किसकी कर रहे हैं हम? रियो वायरस की। क्लियर है बच्चों? और जैसे आप देख लीजिए, चलो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ यहां पर फैक्ट देखे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के बारे में मैंने एक अलग से आपको एक चैप्टर बनाया हुआ है। इस लेक्चर के बाद मैं ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात करूंगा। तो यहां पर सिर्फ राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए है वहां पर मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि मैसेंजर आरएनए कैसा होता है, क्या उसका फंक्शन है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से तीनों आरएनए के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेंगे। तो अभी हमको क्या देखना है सेशन में? हमें बात करनी है राइबोसोमल आरएनए की। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वायरस हैं जहां पर आपको आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। मतलब जो इनहेरिटेंस है वो आरएनए के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो सबसे पहले जो एक आरएनए है वो जेनेटिक आरएनए या उसको जीनोमिक आरएनए भी बोलते हैं, जैसे आपने देखा वायरस में। और कुछ होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए कौन कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। लेकिन अगर आप जो जेनेटिक आरएनए है अगर हम उसकी बात करें तो आपको पता है कि इन एब्सेंस ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए होता नहीं है कुछ वायरस में, तो कभी कभी क्या होता है कि जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहां पर देख लीजिए कुछ वायरस हैं जिनका नाम है जिसमें आपको आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेगा। तो रियो वायरस के बारे में पहले ही बता चुका हूं, यस टोबैको मोज़ैको वायरस जिसका फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, टीएमवी वायरस जिसको बोलते हैं, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें भी आपको जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा बच्चों वो कैसा मिलेगा? वो आपको आरएनए के फॉर्म पे मिलेगा। क्लियर है? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने इस स्लाइड में नोट नहीं करी है कि अभी जो हम नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर रहे हैं, इस नॉन जेनेटिक आरएनए में आपको राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, तीनों ये नॉन जेनेटिक आरएनए की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है, अगर हम इसके बात करें कि राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज दैट ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ही एक डार्क रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनाने के जीन होते हैं और इसी न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्लियर है बच्चों? अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है, तो राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए पर्टिकुलर जीन होते हैं और वहीं पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो अब जरा ये जो तीनों नॉन जेनेटिक जो आरएनए हैं इसमें जो आज हमें बात करनी है वो बात करनी है राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है? ट्रांसफर आरएनए की बात हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन पे। चलो तो हम लोग थोड़ा सा राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड जो पॉइंट है जरा उनको समझ लेते हैं। यस, सबसे पहले अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं जिसको स्मॉल आर आरएनए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जितने तरीके के आप आरएनए देखते हैं कौन कौन से? राइबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर। इनमें से जो राइबोसोमल आरएनए है उसका जो परसेंटेज होता है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है। 80% आरएनए आपको राइबोसोमल आरएनए ही मिलेगा। ठीक है? ये फैक्ट है जो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोमल आरएनए को डिस्कवर्ड किसने किया? क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो किसने डिस्कवर्ड किया? साइंटिस्ट हैं कुंटजे।
जिन्होंने राइबोसोमल आरएनए को डिस्कवर्ड किया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो राइबोसोमल आरएनए है वो आपको कहां मिलता है, राइबोसोम में मिलता है। और आप जानते हैं कि जो वास्तव में जो राइबोसोम बनता है वो किसका बनता है, ये बनता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इसी का बनता है ना, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। और आपको पता है राइबोसोम भी दो तरीके के होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम जो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यहां पर जो राइबोसोम्स होता है वो कैसा होता है, एटीएस टाइप होता है, और इसकी दो यूनिट होती है 60s और 40s। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहां पर ये होता है 70s, दो यूनिट होती है इसकी 50s बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट होती है बेटा 30s। तो 70s और 80s दो तरीके के राइबोसोम्स मिलेंगे, और वास्तव में जो राइबोसोम्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि राइबोसोम किसका बना है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना है। तो यही पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखा है कि यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एटीएस टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं, जिसमें दो यूनिट होती है, कौन कौन सी एटीएस में, 60s प्लस 40s। और अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो ये 70s होते हैं, इसमें दो यूनिट होती है, बड़ी यूनिट को बोलते हैं 50s और छोटी यूनिट को बोलते हैं बच्चों 30s। क्लियर है? चलिए यहां पर दिखाई गई ना यूकैरियोट्स की यूनिट 60s एंड 40s। चलिए जरा कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस तरीके का राइबोसोम्स होगा, 70s होगा, और इसकी जो दो यूनिट होगी, पहली होगी 50s बड़ी और 30s छोटी यूनिट होगी, जिससे मिलकर राइबोसोम्स बनेगा। आपको पता है बड़ी यूनिट अगर हम मान लेते हैं इसको 50s, तो जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है, 30s। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़े से पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक प्रॉपर एक राइबोसोम दिखाया गया है, और ये जो है ये कौन सी है, ये बड़ी वाली यूनिट है, ठीक है, और ये आपकी छोटी यूनिट है। ठीक है, चलो अब जरा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें फंक्शंस के बारे में कि राइबोसोमल आरएनए का फंक्शंस क्या है, तो आप देखेंगे कि जिस समय प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कब होती है, जब मैसेंजर आरएनए कोडिंग लेके आता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, तो वहां पर आपको पता है कि राइबोसोम्स के साथ जुड़ जाता है। तो राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है बेटा, छोटी यूनिट के साथ देखो यहां पर मैसेंजर आरएनए यहां पर जुड़ रहा है, और जो बड़ी यूनिट है, इस बड़ी यूनिट के साथ ये जो आप ट्रांसफर आरएनए देख रहे हैं, ये ट्रांसफर आरएनए की यूनिट यहां पर जुड़ती है। तो राइबोसोम्स की जो बड़ी यूनिट है उसके साथ ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा, और राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है उसके साथ जुड़ेगा मैसेंजर आरएनए। तो अगर हम बात करें तो अब चूंकि ये राइबोसोम किसका बना है, राइबोसोमल आरएनए का बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसफर आरएनए के लिए अटैचमेंट साइट, और मैसेंजर आरएनए के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। तो मैसेंजर आरएनए इसकी छोटी यूनिट से जुड़ेगा, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो इसकी बड़ी यूनिट से जुड़ेगा। जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में उसको हम बोलते हैं साल्ट लिंकेज, और ये अटैचेस करता है ट्रांसफर आरएनए को इसकी लार्जर सब यूनिट से राइबोसोम्स की, और मैसेंजर आरएनए किससे अटैच होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है बेटा राइबोसोम की। क्लियर हुआ? यस, कि राइबोसोम किसका बना है, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड थे। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं फिर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप बच्चों अगर आप मेरे लगातार इसी तरह से लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप है डीएनसी माई एजुकेशन केविन मीडिया। ठीक है, सेकंड है कि अगर ये लेक्चर, ये सेशन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर कोई समस्या है बच्चों तो यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी भी मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की। देखेंगे कि जो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो क्लोवर लीफ मॉडल है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे नीट
एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, बाय बाय।